तो सृजन सेगमेंट में जो आज की हमारी गेस्ट हैं वो सिर्फ एक कथक की बहुत महारती ही नहीं है बल्कि साथ ही एक साधक भी हैं। उन्होंने दशकों से एक साधना के रूप में कथक को जिया है। सिर्फ एक स्टूडेंट की तरीके से नहीं, अब एक गुरु के तरीके से, एक ऑथर के तरीके से, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। चाहे वो कोई भी प्रस्तुति रही हो, उसको एक नया आकार, एक नया रूप उन्होंने दिया। और बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी खुशी के साथ आज हम उनको इस पावन अवसर शिवरात्रि पर उनसे भेंट हो रही है। बड़ी विनम्रता के साथ आइए स्वागत करते हैं पद्मश्री शोभना नारायण जी का। मैम बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। Yes, ma'am, you've dedicated your 70 years, 7 decades, your heart and soul to this dance form Kathak. आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, इसके हाइलाइट्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। आज 50 का जन्म है मेरा, तो मैं 2.5-3 साल की उम्र में मेरे माँ ने मेरी, शायद जैसे हर बच्चे में एक्सेसिव एनर्जी होता है उसको चैनलाइज करने के लिए, और उनकी अपनी भी अभिरुचि थी। तो कलकत्ते में साधना बोस उस ज़माने की बहुत ही मशहूर डांसर एक्ट्रेस थी, तो फिर वो डांस उनके पास के ले गई। और मैं इतनी छोटी थी कि उन्होंने देखते ही मुझे कहा, कुलेर बाचा नहीं ऐशो, मतलब गोद का बच्चा लेकर आई हो। तो मैं उसके बाद तो वो गोद का बच्चा को उन्होंने सिखाना शुरू किया, और 4 साल की उम्र में पहला स्टेज परफॉर्मेंस हुआ। और तब से निरंतर मेरे पिताजी का तबादला फिर बॉम्बे हुआ, वहाँ गुरु कुंदन लाल सिसोदिया के शागिर्द बनी। जब वो दिल्ली आए तो गुरु बिरजू महाराज जी की शागिर्द बनी, और वो उनकी शागिर्द में बनी 1964। तो और तो ये बहुत ही लंबा सिलसिला रहा। और मेरे लिए जैसे मैंने कथक की दुनिया में पहला कदम रखा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी आत्मा मिल गई है, मुझे मेरे सांस मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, विश्व मिल गया है। उस समय जानती पहचानती नहीं थी क्यों मिला, लेकिन लगा कि मिल गया। हाँ मैम, आपके गुरुओं ने, जैसा आपने जिक्र किया, आपकी कला को एक दिशा दी, सिखाया, लेकिन वो मोड़ कौन सा था कि जब आपको लगा कि अब मैं सिर्फ एक स्टूडेंट से एक कथककार बन गई हूँ? अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ बाय द वे, क्योंकि आज भी मैं सीख रही हूँ। आज भी वो निरंतर वो सीखने की प्रक्रिया हर पल सिखाते रहता है। आपके स्टूडेंट्स आपको सिखाते रहते, एक वातावरण सिखाते रहता है, हर चीज़ सिखाती रहती है। तो आज भी मैं अपने आप को ना ऐसे कहूँगी कि मैं गुरु हो गई हूँ या ये हो गई हूँ या वो हो गई हूँ, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया, वो साधना आज भी चलती जा रही है, निरंतर चलती जा रही है। हाँ, लेकिन वो जो मोड़ आया, एक मैं कहूँगी कि 1970-71 ऐसे कुछ का ये वक्त था, जबकि पहले तो गुरु साथ थे, महाराज जी साथ रहते थे या पढ़ंत करते थे, या तो एक इनविजिबल एक डोर उनके हाथ में थी। लेकिन उस वक्त, उस ज़माने में होता था कि जब बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो कोई भी तबला वादक को आपके साथ, और नामिक तबला वादक आपके साथ की बुकिंग होती थी और आपको करना था। अच्छा। तो उस ज़माने बहुत ही उस्ताद लतीफ़ अहमद खां की बुकिंग हुई। मैं स्टेज पे थी, उनका चल रहा था। अब वहाँ जो हुआ वो, मैं उस एक्सपीरियंस को, एक स्टेज को किस तरह से संभालना, और हर एक प्रोग्राम का कितना मापदंड होना चाहिए नृत्य वगैरह में, वो मैंने उस दिन सीखा। और नृत्य अंग में भी कितना मापदंड होना चाहिए हर चीज़ का, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त आया कि एब्सोल्यूट अप्रिसिएशन से रेस्टलेसनेस महसूस हो। मैं घबराने लगी, मैं ऑलमोस्ट विंग्स में चली गई, लेकिन पता नहीं क्या कि अगर मैं गई तो मैं
जंग नहीं जीतूंगी, मैं हारूंगी कभी वापस। और घूम घाम के एकदम चक्कर लगाते हुए आई, और फिर वहाँ से उसके बाद ऑडियंस मेरे साथ। हाँ। तो फिर वो मैं कहूँगी कि एक वो था कि जब इंडिपेंडेंट बुकिंग्स विद नामी कथक वो मतलब तबला वादक, तो पंडित किशन महाराज जी हुए, पंडित श्यामता प्रसाद जी हुए, उस्ताद लतीफ़ अहमद खां साबिर वगैरह वगैरह सभी लोगों के साथ, तो उस वहाँ से शुरू हुआ। और फिर उसके बाद तो जी मैम, कथक की जर्नी की जो आपने शुरुआत करी, साथ ही साथ एकेडमिक्स में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, आईएएस सर्विसेज में भी आपका योगदान रहा है। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में, इनके संबंध के बारे में कि कैसे हाउ क्रिएटिव फील्ड से एक बिल्कुल एकेडमिक्स की तरफ कैसे ये रुख हुआ, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैं मुझे पढ़ाई तो अच्छी लगती थी जी, और घर में भी माहौल भी था, दोनों ही का माहौल था। तो फिर तो उसमें भी तो हमेशा ही मैं हमेशा कहती हूँ कि दोहरी ज़िंदगी रही है, दो नाव पे मेरे पैर रहे हैं, एक पढ़ाई पे और एक नृत्य पे, और दोनों ही साथ साथ चलती जा रही थी। अच्छा भी कर रही थी, स्टूडेंट्स अच्छी थी। फिर जब साइंस और आर्ट्स का वो मामला आया कि क्या कौन सा लेना मुझे साइंटिफिक थिंग्स में ज़्यादा ये है, मैथमेटिकल थोड़ा सा ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है, तो फिर फिज़िक्स लिया, फिर बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स किया, एमएससी फिज़िक्स किया, फिर पीएचडी कर रहे थे, सीएसआईआर के जूनियर फेलोशिप भी मिली, पीएचडी कर रहे थे, और फिर जाकर के 1975 में फिर एग्ज़ाम दिया, फिर 76 के बैच की इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस IANDS की में। मैम, बट wasn't it difficult to balance एक IAS के रूप में एक करियर, एक अलग पड़ाव होता है, और एक कलाकार के रूप में एक अलग से करियर चल रहा था? How did you balance both of them? आदत पड़ गई थी बचपन से, लंबे दिन की आदत पड़ गई थी। तो फिर क्योंकि उस समय मैं तो इस तरह से ले रही थी कि जब मैं एकेडमिक्स में भी थी, तो एकेडमिक्स में भी मैं अच्छा कर रही थी, मेरा फर्स्ट फ्यू पोजीशंस में हमेशा रहता था। तो फिर वो एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रही थी और इंटरेस्ट के साथ कर रही थी, तो बस वो सप्लांटेड हो गया, वो बदल गया हमारे सर्विस में। तो एक चीज़ मैंने सीखी थी जब मैं 7-8 साल की थी, 8 साल प्रॉब्ली, बॉम्बे में थी। एक बार मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मेरी माँ सडनली आई, उन्होंने किताबें बंद की क्योंकि एग्ज़ाम था, तो नेचुरली मैं पढ़ रही थी। तो उन्होंने एग्ज़ाम बंद किया और कहा कि भागो यहाँ से। तो मैंने कहा एग्ज़ाम? तो इसे कौन सा एग्ज़ाम, कौन सी पढ़ाई? तुम किताब लेकर के खोल कर बैठी हो, पढ़ रही हो, मैं ये, लेकिन कुछ नहीं जा रहा है, मैं तुमको देख रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, बंद करो, कुछ भी करो, लेकिन अभी मैं तुमको किताब, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्या हो जाएगा, भागो। उनके वो जो डर के मारे में भागी, तो मैं शायद उनको आज मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक आ गया कि जब भी आप कोई काम करो उसको कंसंट्रेशन के साथ करो, एकाग्र चित्त, तो सब कुछ हो जाता है। जी। अपनी जगह अगर आप उसको इसमें लाएंगे और उसको उसमें लाएंगे, तब फिर कुछ नहीं होता, ना इधर का ना उधर का। तो फिर मुझे वो जो एक बड़ी इनडायरेक्ट सीख मिली थी अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड कंसंट्रेशन, और फिर डेडिकेशन कि आप क्या कर रहे हैं उसमें, आप उस समय कीजिए, वो शायद मैं अपनी माता जी को माँ को हमेशा मैं धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ मैम, कोई भी कला का जब हम अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, तो जैसा कि आपने बोला कि लॉजिकल ब्रेन आपका था, कहीं ना कहीं आई थिंक ये जुड़ा भी होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज कथक में इन इटसेल्फ इट्स ऑल अबाउट ताल, तो कितना लॉजिक होता है उस चीज़ में, इतनी मैथमेटिक्स होती है, और वही चीज़ एकेडमिक्स में भी होता है, वही चल रहा है। हम तो फ्रैक्शंस में जा रहे हैं, सब कुछ अगर त की ट तक, अगर ये करें त की ट तक 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 इट धिक इट तक इट धिक इट तक इट धिक इट तक इट तक 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 इट तक 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 इट तक 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 धिक 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 इट तक तक धिक इट तक तक धिक इट तक दा।
तक दिकिट तक तक तक, अब ये तकिट दिकिट तक तक तक, अब ये जो चल रहा है और अलग अलग जातियां बन रही हैं लय की और ताल, तो फिर वो तो सब मैथमेटिक्स ही है, पूरा ये मैथमेटिक्स ही है और इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ है कि और हम लोग एस्थेटिकली करते हैं लेकिन सब कुछ मैथमेटिक्स है। राइट मैम, देखिए आपकी प्रस्तुतियों में हमने देखा है, चाहे मंच पे मंत्र हो या कोई परंपरा हो या कोई प्रयोग हो, आपने हमेशा कथक को एक नया रूप देने की कोशिश की अपनी अलग अलग प्रस्तुतियों कोरियोग्राफीज के माध्यम से। और आपके जो रिसर्च वर्क है, आपकी जो बुक्स हैं, उसमें भी हमने कथक के बारे में ऐसा कुछ जाना है, बहुत सारे फैसेट्स जो इसके बारे में लोग बात नहीं करते या पता नहीं है। कथक विलेज उनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने किताब भी लिखी है, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं यहाँ कहूँगी कि मैंने कहा ना कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीखती रहती हूँ और ये कर्टसी एक जर्नलिस्ट से मैंने सीखा। अच्छा। और वो भी बोधगया में परफॉर्मेंस था, 2002 या 3 की बात है, और उन्होंने मुझसे पूछा जैसे प्रोग्राम के बाद उन लोग कि आप कथक गांव जाएंगे। अब मैंने कभी तक तो सुना था, कथक गांव का नाम ही नहीं सुना था, तो मैंने सोचा कि शायद वो मुझे मतलब ऐसे ऐसे करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने फिर हंसने लगे कि नहीं, मैं सचमुच कहता कथक गांव है। अब वहाँ से जो जिज्ञासा शुरू हुई, तब जब कथक गांव की खोज की, तो फिर वो एक अद्भुत अलग ही दुनिया निकली कि कथक गांव कौन है, क्यों कथक का गांव का नाम पड़ा कथक। पता चला कि इलेक्शन कमीशन के उसमें उनके विलेज कोड्स भी दिए हुए हैं। अच्छा। तो फिर और करते कराते फिर ये हुआ कि ये कथक कौन थे। फिर हमारे यहाँ जरा भारत के परिवेश में तो हम लोग जाति की भी बात करते हैं कि कौन थे, तो कहाँ वो करते थे, किस संदर्भ में उनका नाम कथक पड़ा, क्यों, तो हाव भाव कथक के पाठक कथक, धारक वाले कथक के पाठक, तो पता चला वो धारक वाले पात्र को धारण करके गाकर और वो उसकी कथा कहकर करते थे, पूरा डांस करके। फिर अभिलेख तो मिला और वो भी मौर्य ज़माने का है या शुंग ज़माने, एक कहता है मौर्य ज़माने का, एक और एक कहते हैं शुंग ज़माने का, लेकिन हालांकि बहुत ही पुराना। फिर आदि महाभारत के आदि पर्व में कथक कम्युनिटी का जिक्र मिला। करते 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 ये पूरा तो एक के बाद एक पर्दा खुलते गया, अंदर गए, घुसे, एक और खिड़की खुली। मैम कहाँ पे हैं ये कथक विलेज? ये ज़्यादातर जितने भी कथक विलेजेस हैं, ये सेंट्रल यूपी से लेकर के आपको गया तक मिलेगा। तो और हम लोग उसमें 14 में गए हैं, 18-19 मिले हैं, 19, और उसमें करीब 9 या 10 के तो या 12 के कथक नाम ही है। कथिकन के पूर्वा, कथक चक कथक, तो कथक ग्राम, तो कथक बिघा, तो नसीरपुर कथक, तो फलाना कथक, तो ये कथक, तो वो मतलब, और वहाँ के लोगों से पूछे तो उन लोग उनका जिक्र वैसे। पर मैम इनको क्यों कहा जाता है कथक गांव? कथक गांव क्योंकि उनको जो उस ज़माने के, और ये आज से नहीं आ रहा है, आज वो 500 साल पहले, अब 1000 वर्ष पहले, जो भी पुश्तैनी, वो गांव, वहाँ कथक लोग रहते थे और बस गए थे, और लोगों कहते नहीं वो कथक का गांव है, तो कथक गांव ही नाम पड़ गया था। और फिर पूरा विलेज, इनफैक्ट हड़िया तहसील में जहाँ की बिरजू महाराज जी के पूर्वज जहाँ से, वहाँ एक तालाब ही है। अच्छा। एक बहुत बड़ा तालाब है, उसका नाम ही है कथकतार। तो और फिर हम लोग ने फिर इतना किया कि सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से ये लिया, लैंड रिकॉर्ड्स निकलवाया, आर्काइवल रिकॉर्ड्स निकलवाया, फिर वहाँ से कि क्या एक्चुअल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में क्या कुछ है, तो वो फिर मतलब हम भी काफ़ी सीखे इसके बारे में। और एक नई जो है एक सीख मिली, और एक पूरा दुनिया जो है वो जो
जो एकदम अभी तक मान्यताएं थी, शायद वो कहीं ना कहीं वो मान्यताओं को उलटती गई। जी जी जी। मैम, कथक विलेज के, कथक कम्युनिटी के बारे में, इसकी रिसर्च के बारे में आपका काफ़ी योगदान रहा है। साथ ही साथ टेम्पल डांस, इंडिया में टेम्पल डांस के रिवाइवल में भी आपका काफ़ी योगदान रहा है, उसके बारे में भी। इसमें ही था, अच्छा, इसी में था, क्योंकि जब हम पूछ रहे थे कि ये कथक लोग कहाँ हैं, कहाँ हैं, क्या करते थे, कैसे करते थे, तब फिर देखने को मिला, और एक नहीं काफ़ी लोगों को देखने को मिला। और अयोध्या में सावन झूला के वक्त देखने को मिला कि वहाँ किस तरह से अभी भी कुछ दिन पहले ही अभी एक इंटरव्यू था, तो वहाँ कुछ कैंडिडेट्स आए थे, तो कथकन लोग किस तरह से, जो पुराने कथक, जो मंदिर के कथक हैं, वो पहले गा करके समझा के वो सर्मनाइज करते हैं, क्योंकि उपदेश देते हैं, तो वो गा करके समझा के उपदेश दे करके और उसको पूरा फिर वो नृत्य के अंग से करते हैं पूरा। तो आज भी वो परंपरा कायम है, और वो आज भी वो एक लिविंग टेम्पल ट्रेडिशन है। वो उनका जो मंदिर वाला ट्रेडिशन है, परंपरा है, और हम लोग जो रंगमंच ये परंपरा करते हैं, वो दोनों में काफ़ी अंतर है। वो भाव प्रधान है वो, और ये जो है इसमें थोड़ा थोड़ा रिदम प्रधान। राइट मैम, आपकी इतनी सारी विभिन्न कोरियोग्राफीज हैं, उनमें लेकिन कुछ फ्यूजन भी हैं, जहां आपने विदेश जाके कोलैबोरेट किया दूसरे आर्टिस्ट्स के साथ। ओके, मैं कहूँगी कोलैबोरेशन। तो आपने कोलैबोरेट किया आर्टिस्ट्स के साथ, उसके बारे में कुछ बताएं। कोलैबोरेशंस बहुत जल्दी शुरू हो गया था, क्योंकि देखिए 1980 में जब मैं बाहर थी कहीं कुछ कर रही थी, तो वहाँ एक म्यूज़िक सुन रही थी, और सुनते 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 मैं भी अपने मूवमेंट्स करने लगी। तो अब उसमें तो जहाँ उन लोग वो देख रहे थे, तो वुड यू accompany us? So I said, of course. परफॉर्मेंस हो रहा है, एंड आई वाज जस्ट रिक्वेस्टेड, एंड फिर हम चले गए और किया। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो फिर उसके बाद 1986 में फिर एक वेस्टर्न क्लासिकल बैलरीना के साथ कोलैबोरेशन हुआ, डुएट हुआ। फिर 1989 में स्पेनिश फ्लेमेंको के साथ, 94 में तीनों वेस्टर्न क्लासिकल बैले, कथक और स्पेनिश फ्लेमेंको, वो तीनों हुआ। और फिर उस तरह से चलता गया, और उसी तरह से उस ज़माने में 70s में ही हिंदुस्तानी जितनी भी हमारी विधाएं हैं, क्लासिकल, हम लोग के सबके कोलैबोरेशंस होती थी। तो आई रिमेंबर 1987 में हम लोग को कहा गया था, सोनल मानसिंह जी, ये यामिनी कृष्णमूर्ति और मैं, हम तीनों का हुआ था यहाँ कोलैबोरेशन। मैम, वियना में भी आपने शकुंतला की जो कहानी है उसके ऊपर भी एक प्रस्तुति की, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। शकुंतला जो है वो वहाँ के ऑस्ट्रिया के एक म्यूज़िक कंपोज़र थे, स्ट्राउस। तो उन्होंने लिखा था, वो शकुंतला की कहानी उनको पसंद आई, तो किसी ने एक अनफिनिश्ड वो लिखा था लिरिक्स, और उन्होंने पूरा म्यूज़िक कंपोज किया था। तो इसको रिवाइव किया गया यहाँ, और लोगों फिर वहाँ के वियना के ऑर्केस्ट्रा ने बजाया, वहाँ के क्वायर ने गाया, और टॉप टेनोर आए थे, ये आए वो आल्टो वगैरह, और उन लोगों ने गाया, और मैंने फिर उसमें पूरा डांस किया। तो इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। उसके पहले दिल्ली में भी हुआ था, मद्रास में भी, बॉम्बे में भी हुआ था, कलकत्ता में भी हुआ था। वहाँ की ऑर्केस्ट्रा आई थी, लेकिन क्वायर यहाँ का लोकल था, शिलोंग क्वायर ने किया था। और वहाँ वियना में जब हुआ था, तो वहाँ के क्वायर प्लस टॉप यूरोपियन सिंगर्स थे। मैम, आपका जैसा नृत्य है, ऐसी बातें हैं, लगता है निरंतर सुनते ही चले जाएं, बट समय की थोड़ी कमी है। लेकिन इतनी सारी कहानियां आपने हमारे साथ साझा करी, हम सबको प्रेरित किया कि हमेशा सीखते रहें, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग। थैंक यू वेरी मच इंडीड, वंडरफुल इंडीड। और आज शिवरात्रि है, तो नंदी जी को याद कर लेते हैं, नंदी जी की बारात जा रही है। बिल्कुल, आपको भी मैम शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।